दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं न्यू वे ऑफ कंपोनेंट बता रहा हूं जो किसी किताब में नहीं है और नहीं, मैं पहली बार अपना माई सेल्फ इन्वेंशन है। इसे गौर से देखें, ये पूरे फिजिक्स को आसान कर देता है। तो मैं बताने जा रहा हूं ए न्यू वे ऑफ कंपोनेंट क्रिएटेड बाय मिस्टर पीके प्रभाकर। A new way of taking the a new way of taking the component. दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इवन और ऑड फंक्शन क्या है, क्योंकि उसी के आधार पर इसका कंपोनेंट हम बताएंगे। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं इवन फंक्शन। ए फंक्शन fx is said to be an even function if f of minus x equal to fx. Suppose that fx इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये है एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू यदि एफ एक्स हो जाए तो इस तरह के फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। देखो बंधु, ऑल इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। ये इवन फंक्शन मुझे एक गलती से बाल बाल बचा लेता है, आप इसे गौर से देखें। कि एन इवन फंक्शन is symmetric about the y-axis। जैसे y इक्वल टू बंधु एक्स स्क्वायर है, तो आप जानते हैं ये पैराबोला का ग्राफ है। अगर हम वाई एक्सिस पर मिरर रख दें, ऐना रख दें, तो जितना आप इधर देखेंगे ठीक उतना ही पीछे इसका इमेज बनेगा। तो ये फंक्शन जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यह एक इवन फंक्शन है क्योंकि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ऑड फंक्शन
a function fx is said to be an odd function if f of minus x equal to minus fx। जैसे बंधु अगर हो एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो और अगर हम लेते हैं माइनस एक्स तब माइनस एक्स हो जाएगा जो कि माइनस एफ एक्स है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स चूंकि माइनस एफ एक्स हो गया है तो यह एक ऑड फंक्शन है। देखो बंधु मैं जोर दे रहा हूं इवन फंक्शन पर। जैसे एफ एक्स इक्वल टू हो कॉस एक्स तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो कॉस एक्स भी एक इवन फंक्शन है। अगर मैं आपकी बात करूं साइन एक्स की साइन एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो साइन एक्स एक ऑड फंक्शन हुआ, कॉस एक्स एक इवन फंक्शन है। तो बंधु मैं जब कंपोनेंट पढ़ाया हूं आपको तो मैंने कंपोनेंट आपको पढ़ाया तो चारों ही क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था वेक्टर सी इक्वल टू सी कॉस थीटा आई प्लस सी साइन थीटा जे। सी साइन थीटा जे। तो मैंने आपको ये कंपोनेंट बताया था चारों ही क्वाड्रेंट में सी कॉस थीटा आई सी साइन थीटा जे। तो देखो बंधु इसमें कॉस थीटा एक इवन फंक्शन है, साइन थीटा एक ऑड फंक्शन है। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप एग्जामिनेशन दोगे, आईआईटी का दोगे, नीट का दोगे, बीपीएससी का दो, यूपीएससी का दो, कोई भी एग्जामिनेशन दोगे वहां पर बच्चे काफी टेंशन में रहते हैं। जैसे एक ही बॉडी पर अगर आप देते हैं आईआईटी का, नेट का, गेट का तो 4-5 फोर्स लगेंगे। तो जब 4-5 फोर्स लगेंगे तो वहां पर हमारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम कैसे कंपोनेंट लें। तो वहां पर आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा, जब भी आपको कंपोनेंट लेना होगा
तो दो तरह का डायरेक्शन होगा। यदि एंटी क्लॉकवाइज को आप प्लस थीटा लेते हो तो क्लॉकवाइज को माइनस थीटा लेना होगा। तो वहां पर यदि एंटी क्लॉकवाइज को माइनस थीटा लेते हो तो क्लॉकवाइज को प्लस थीटा लेना होगा। इसी प्रकार सारे फोर्स का एंटी क्लॉक और क्लॉक देखना होगा। उस एग्जामिनेशन के टेंशन में आप कभी हड़बड़ा के गलती भी कर सकते हो। तो इस सब के लिए हमने कहा है कि कुछ नहीं, कॉस का यूज करो, क्योंकि कॉस आपका एक बहुत बड़ा मित्र है। अगर कॉस प्लस थीटा लेते हो तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस माइनस थीटा भी लेते हो तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। चाहे तुम एंटी क्लॉकवाइज जाओ चाहे क्लॉकवाइज जाओ, हर हाल में कॉस थीटा ही होगा। तो यह कॉस बंधु एक खून को माफ कर देता है, इसे कभी मत भूलना। जब भी वोट देना हो कॉस को ही वोट अपना देना। लेकिन यदि अगर साइन को तुम प्राथमिकता देते हो तो साइन प्लस थीटा तो साइन थीटा होता ही है, लेकिन अगर साइन माइनस थीटा लिखते हो तो ये माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो हमारा मित्र देखो कॉस है, चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज ले चाहे क्लॉकवाइज ले, हर हाल में वो कॉस हो जाएगा। लेकिन साइन के केस में एंटी क्लॉकवाइज में अगर प्लस देता है तो क्लॉकवाइज में माइनस देता है। इसलिए आज से हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि जब भी कंपोनेंट लेंगे अपना मित्र कॉस को न छोड़ेंगे, साइन को तिलांजलि देंगे। मैंने आपको बताया था कि हमेशा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में एक्स और वाई के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये एक्स वाई के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। ये तो मैं आपको समझा दिया हूं। तो बंधु, ऑलवेज टेक द cosine of the angle between the vector and the axis along which component is to be taken, along which component is to be taken। देखो बंधु, जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच हमेशा कोसाइन एंगल लिखना, साइन को तिलांजलि दे देना। ये कभी तुम गलती नहीं करोगे। जैसे देखो अभी हम तुमको बता रहे हैं वेक्टर सी है, सी कॉस थीटा आई प्लस सी साइन थीटा जे। तो यहाँ पर वेक्टर सी है कॉस थीटा आई, लेकिन बंधु वेक्टर सी और वाई एक्सिस के बीच 90 माइनस थीटा का एंगल है। तो जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच को साइन एंगल, तो हम इसे लिखेंगे सी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जे, जो कि ऑटोमेटिक साइन थीटा हो जाता है बंधु। तो हमेशा इसे मंत्र के तरह रखेंगे कि जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच को साइन एंगल, मरते दम तक इसे न भूलोगे। यही सेंटेंस तुमको आईआईटी मेडिकल बीपीएससी में पहुंचा देगा। इसे कभी नहीं भूलना, रामबाण की तरह याद रखो।
अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम करा देता हूं ताकि आपको लगे कि नहीं ये बहुत आसान है। तो प्रॉब्लम कराने से पहले मैं आपको 2-3 बात पर ध्यान दे देता हूं। वैसे तो मैं फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा, न्यूटन लॉ पढ़ाऊंगा, तो इन सारी बातों को काफी डिटेल से, काफी बारीक से पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आप थोड़ा सा देखें। ए भी है, एक ब्लॉक है जो कि प्लेन ए बी पर रखा हुआ है। देखो बंधु, दुनिया में अब तक का कोई ब्लॉक नहीं हो जो किसी प्लेन पर रखोगे तो वो 8-10 पॉइंट पर कांटेक्ट में रहेगा। चाहे शीशा पर शीशा को भी रखे फिर भी जगह जगह कांटेक्ट रहता है, सपाट कभी नहीं होता। तो ये ब्लॉक को यदि मैं रखा हूं इस प्लेन पर तो 1 2 3 4 4 जगह पर ये कांटेक्ट में है। घर पर तुम हवाई चप्पल पहनते हो, उसमें भी तुम देखते हो एड़ी के नीचे या चंगुल के नीचे या अंगूठा के नीचे हवाई चप्पल पर दाग हो जाता है, यानी पूरा कांटेक्ट में नहीं रहता है। तो ठीक बंधु, जहां पर ये कांटेक्ट में है तो यहाँ पर एक कांटेक्ट फोर्स लगता है जिसे हम लोग कहते हैं N1। ठीक यहाँ पर कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा, इसे हम कहेंगे N2। यहाँ पर कांटेक्ट में है, एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा, इसे कहेंगे N3। और यहाँ पर कांटेक्ट में है, एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा, कहेंगे N4। तो देखो बंधु, ये 4 फोर्स लगता है। इस चारों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसे कहते हैं फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो ये चारों जो फोर्स है इसका रिजल्टेंट फोर्स का नाम है फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ये जो फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है ये प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है, सदा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मैं इसे रेशा रेशा निकाल दूंगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में और फ्रिक्शन में, लेकिन चूंकि मुझे वेक्टर का कंपोनेंट समझाना है एक न्यू वे के भांति, एक न्यू अप्रोच के तरह, इसे समझाने के लिए मैं थोड़ा जानकारी दे रहा हूं। तो देखो बंधु, ये एक प्लेन है ए बी, इस पर भी नॉर्मल का फोर्स लगेगा। तो ध्यान से देखिए, हमेशा नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इसे कभी ना भूलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर प्लेन है इंक्लाइंड तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स जो है हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा, चाहे प्लेन कैसा भी हो उसके लंबवत लगेगा। अगर यहाँ पर है तो ये नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा, लंबवत लगेगा, इसे न भूलना। दूसरी बात बंधु, जरा ध्यान से देखो, अगर तुम्हारे पास एक रबर का ब्लॉक हो और रबर के ब्लॉक में अगर आग लगा दिया जाए तो वह सिकुड़ के एक पॉइंट पर आ जाता है। आप घर पर देखते होंगे पॉलीथीन में अगर आग लग जाता है तो वह सिकुड़ जाता है, तो वह रबर का ब्लॉक सिकुड़ के एक पॉइंट पर आ जाएगा। और जिस पॉइंट पर सिकुड़ के आ जाता है उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो पृथ्वी है ये सदियों से खींचने का काम किया है और ये जो फोर्स लगता है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगता है, जहां पर ब्लॉक सिकुड़ के एक पॉइंट पर आ जाता है। और देखो, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ये भी अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तुम इस फिगर में भी अगर ब्लॉक में आग लगा देते हो तो यह सिकुड़ के एक पॉइंट पर आ जाता है और यहाँ पर जो फोर्स लगता है इसे हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक इसी प्रकार देखो, यहाँ पर ये सिकुड़ के एक पॉइंट पर आ जाएगा और इसी को कहते हैं
फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है अर्थ के सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, इसे ना भूलें। और नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स जो होता है वह प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए हमेशा फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ लगता है बंधु? तो ये अर्थ के सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है और यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगता है। तो मैंने आपको ये दो चीज की जानकारी दिया है कि यह नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स कैसे लगता है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसे लगता है। अब मैं आपको कंपोनेंट पर आधारित कुछ प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं, इसे गौर से देखें। यह मेरा खुद का क्रिएशन है, न्यू अप्रोच है। तो जरा देखें इस न्यू अप्रोच को। कंपोनेंट भाया न्यू अप्रोच। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो मैंने बताया है कि जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच कोसाइन एंगल। तो मैं आपको बताऊं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगता है। तो ये हो गया है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है। तो ये हो गया है नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स, ये हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। और ग्रेविटी का फोर्स अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और देखो बंधु एक और फोर्स है, मान लो कि यह फोर्स P है, कुछ भी हो सकता है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। अब मैं कहता हूं कि न्यू अप्रोच के द्वारा आप कंपोनेंट निकालें। तो देखो बंधु सबसे पहले मैं कह रहा हूं mgx, एक्स कंपोनेंट ऑफ mg। तो ये इंपॉर्टेंट नीचे वाला होता है, एक्स इंपॉर्टेंट है। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ mg। तो देखो बंधु जो नीचे रहता है लोग उसी का कदर करते हैं, हम्बल आदमी विनम्र आदमी को लोग कदर करते हैं। तो देखो इसका मीनिंग है एक्स कंपोनेंट ऑफ mg। तो मैंने न्यू अप्रोच में आपको ये बताया कि जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच को साइन एंगल। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ mg, एक्स हटाऊंगा और एक्स के बदले कॉस लिखूंगा, ब्रैकेट दूंगा। और सोचिए इंपॉर्टेंट है एक्स, तो पहले एक्स एक्सिस के नाम जाइए, उसके बाद इंपॉर्टेंट है mg, mg के नाम जाइए और एक्स एक्सिस और mg के बीच एंगल गौर से देखिए, यह एंगल है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर लिख दीजिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि हो जाता है mg साइन थीटा। तो देखो बंधु जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच कोसाइन एंगल। अगर मैं आपसे कहता हूं mgy, तो देखो बंधु mg लिखो, हमेशा कोसाइन, कभी भी साइन को नहीं लाना, एक खून माफ कर देता है कॉस। तो देखो mg किधर है? तो mg इधर है और ये y एक्सिस जो है नॉर्मल रिएक्शन के लॉन्ग है। तो हमेशा जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, इसे कभी ना भूलना। तो ये 90 डिग्री है और ये 90 माइनस थीटा है। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस थीटा।
तो यहाँ से लिखेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा, जो कि हो जाएगा माइनस mg cos थीटा। तो देखो बंधु, जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच को साइन एंगल, इसे कभी नहीं भूलना। अगर मैं कहूं, ध्यान से देख लीजिए, nx यानी x कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, तो x को भूल जाएंगे, n को लिखेंगे, इसके बाद हम इसे cos देंगे, ब्रैकेट देंगे और तब सोचेंगे। n देखिए, हमें n y एक्सिस के लॉन्ग है, x कंपोनेंट लेना है, तो x और y के बीच सदा 90 डिग्री का एंगल होता है, इसे कभी ना भूलेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री और cos 90 डिग्री 0 होता है, तो 0 हो गया। एन वाई कंपोनेंट ऑफ एन, बंधु बार बार बताया हूं, कभी भी cos को नहीं भूलना। तो मैं एन लिखूंगा, y के बदले मैं cos लिखूंगा। अब जरा ब्रैकेट दूंगा, सोचूंगा, और y देखिए, y इधर है, n भी उधर है, दोनों के बीच एंगल 0 है, तो हम इसे लिख देंगे cos 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा n। तो इस प्रकार बंधु, जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच को साइन एंगल, इसे मरते दम तक नहीं भूले हुए। अब जरा आकर मैं आपसे कहूं कि पी एक्स कंपोनेंट ऑफ पी, तो जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच को साइन एंगल, तो यहाँ लिखूंगा पी, यहाँ लिखूंगा कॉस, ब्रैकेट, और तब सोचूंगा इंपॉर्टेंट कौन है, एक्स इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट पी है, तो पहले एक्स पर जाएंगे, फिर पी पर जाएंगे, और दोनों के बीच एंगल अल्फा है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फा। पी वाई, यहाँ पी लिखेंगे, यहाँ कोसाइन लिखेंगे, और देखेंगे y और p के बीच एंगल। तो देखो बंधु, ये y है और ये p है, x और y के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो मैं लिखूंगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, जो कि हो जाता है p साइन अल्फा। तो देखो बंधु, इस पर मैं एक क्लास और लूंगा और आपको रिवीजन करा दूंगा, तो इसे कभी नहीं भूलना कि जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच को साइन एंगल हमेशा लिखना है। cos एक इवन फंक्शन होता है, वह एक गलती से बार बार बचा लेगा, एक मर्डर माफ कर देगा, इसलिए इसे कभी नहीं भूलना। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद कर रहा है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। मैं अगले क्लास में फिर आपसे मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।